Hello champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं keywords, important sentences, important points और hidden gems from all the chapters of business studies जो आपको case studies और MCQs में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर। आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जो बुक का नाम है एनसीईआरटी पार्ट 1, उस पर ज़रा देखो, टाइटल ही है बुक का प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। देखो, शॉप फ्लोर होता है फैक्ट्री जहां पे एक्चुअली प्रोडक्शन होती है। डिविजन ऑफ वर्क किसका प्रिंसिपल है? फ्यूल का प्रिंसिपल है। जब हम डिविजन ऑफ वर्क को फैक्ट्री में अप्लाई करते हैं तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो जाता है? फंक्शनल फोरमैनशिप, जो कि एक्चुअली टेलर ने टेक्निक दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो डिविजन ऑफ वर्क में क्या होता है? काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और वो काम उस पर्सन को दो जो उसे करने में स्पेशलिस्ट है। इसी तरह फंक्शनल फोरमैनशिप में भी होता है। जैसे फैक्ट्री मैनेजर के अंडर हमने बना दिया प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में फिर क्या है? DIRT, डर्ट से याद रख सकते हो। डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और इधर सर्जी से याद रख सकते हो। स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस। यानी कहीं ना कहीं फ्यूल और टेलर एक ही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर फंक्शनल फोरमैनशिप। Then, Taylor advocated the separation of planning एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस। मतलब एमसीक्यूज में अगर ये पॉइंट ऐसा पूछते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, अगेन दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप, क्योंकि टेलर की ये टेक्निक है और यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है। तो टेलर ने कहा कि प्लानिंग का काम हमें अलग करना चाहिए और एग्जीक्यूशन यानी प्रोडक्शन अलग करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो फंक्शनल फोरमैनशिप। देन ये भी एक बार एमसीक्यूज में आया था। Those with technical mastery, intelligence and grit may be given planning work। मतलब जो दिमागी रूप से ज्यादा शार्प है उन्हें हमें प्लानिंग का काम देना चाहिए, और जिनमें एनर्जी है या जिनकी हेल्थ अच्छी है, जो थोड़ा फिजिकल काम कर सकते हैं, उन्हें हमें एग्जीक्यूशन वर्क देना चाहिए। ये लाइन भी कहाँ से है? फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान्स फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। इनिशिएटिव की ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इनिशिएटिव वन ऑफ द प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्यूल। इसमें हम ये भी कहते हैं कि सजेशंस हमें वेलकम करनी चाहिए। एम्प्लॉय सजेशंस शुड बी टेकन, और अगर उनकी सजेशन से कुछ सब्सटैंशियल टाइम या कॉस्ट रिडक्शन हो रही है तो उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। चलो ये देखें, ये पॉइंट्स किससे रिलेटेड है? JCG, पहले तो इसका निमोनिक बन सकता है जोकर सर्कस गया। वैसे ये पॉइंट्स रिलेटेड है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन विच इज अगेन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। इसमें क्या है? जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। मीनिंग, जैसे जो पेनल्टीज होती हैं, पनिशमेंट्स, उनको भी ना सोच समझ के यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी बात की बड़ी पनिशमेंट दे दी, या बहुत बड़ी बात की भी छोटी सी पनिशमेंट दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन लाने के लिए आपको पनिशमेंट्स या पेनल्टीज को भी बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। सेकंड, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स। आपके अग्रीमेंट्स, आप क्या चाहते हो क्लियरली बताओ, तभी डिसिप्लिन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आपको जॉब से क्विट करना है तो आप रीजनेबल टाइम का नोटिस देकर जाना। अब रीजनेबल क्या होता है? इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। किसी के लिए 15 दिन का नोटिस भी रीजनेबल हो सकता है। तो आपने 15 डेज का नोटिस दे दिया, आपको लगा ये रीजनेबल टाइम है, पर बॉस कह रहे हैं 15 डेज आर नॉट रीजनेबल। तो आप अगर चाहते हैं कि लोग रूल्स को फॉलो करें तो आप अपने अग्रीमेंट्स क्लियर बनाओ ना। क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स होने चाहिए। देन गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। देखिए, जो सुपीरियर्स होते हैं ना, उनको भी पहले खुद से रूल्स फॉलो करने हैं, तभी तो सबॉर्डिनेट्स फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में लिखा है नो स्मोकिंग,
और स्मोकिंग का एक अलग से एरिया बना हुआ है। अब अगर सुपीरियर ऑफिस में ही स्मोक कर रहा है, डू यू थिंक सबॉर्डिनेट्स वुड बी फॉलोइंग द रूल देन? नो। तो सुपीरियर्स भी गुड होने चाहिए, मतलब वो खुद फॉलो करे रूल्स, ताकि सबॉर्डिनेट्स भी उनको देख के फॉलो करे। ठीक है, चलो। वन हेड एंड वन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी शुड हैव इट्स ओन हेड एंड ओन प्लान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मोटर बाइक्स भी बना रही है, कार्स भी बना रही है। नाउ दीज आर सेपरेट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, इनकी वर्किंग ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, इनका खुद का प्लान होना चाहिए, खुद का इंचार्ज होना चाहिए, but yes, they are actually moving in the same direction. What is the direction? To achieve the organizational goal, which could be profit maximization. So one head and one plan agar dikha to unity of direction. Then the intent is to produce more and better work for the same effort. देखो, अगर आप किसी काम को करने में स्पेशलिस्ट हो, तो थोड़ी ही देर में आप बहुत अच्छा काम कर लोगे। और वहीं अगर मैं आपको कुछ ऐसा काम दे दूं जो आपको आता ही नहीं, तो आप बहुत देर में भी कुछ नहीं कर पाओगे। यही है डिविजन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट, कि आप सेम एफर्ट से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, तो आपको मुझे ऐसा ही काम देना चाहिए जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं। इससे स्पेशलाइजेशन भी आएगी और सेम एफर्ट से ज्यादा प्रोडक्शन भी हो पाएगी। डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, चलो। अच्छा, ये भी एक लाइन है जो थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। A manager should have the right to punish a subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to the subordinate for presenting his or her case. तो आप उसे पनिश कर सकते हो, बट उससे पहले सुनो उसका पॉइंट क्या है। तो ये लाइन लिखी है हमारे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वैसे तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है दैट देयर शुड बी अ बैलेंस between authority and responsibility. Authority should commensurate with responsibility. Okay, let me tell you, अगर आप principles को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, so I will put the link of the video in the description below. मैंने बहुत डिटेल में सभी फ्यूल के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। ऑलराइट देन, ये तो पता ही है, स्पेशलाइजेशन डिविजन ऑफ वर्क से आती है। देन फ्यूल और टेलर के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो कुछ बात में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, बट वैसे वो म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब ऑलमोस्ट सेम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दोनों ही कहते हैं कि एम्प्लॉयज की सजेशंस को हमें लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। फ्यूल कहाँ कहते हैं? मैंने अभी आपको दिखाया था, इनिशिएटिव में कहते हैं। और टेलर कहाँ कहते हैं? टेलर भी कहते हैं we should not close our ears if the employees are giving some suggestion. टेलर कहते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही बात कह रहे हैं। और देन यूनिटी ऑफ कमांड अगर वायोलेट होगी तो क्या होगा? यूनिटी ऑफ कमांड होता क्या है? एक पर्सन को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। अगर उसे एक ही बात के लिए दो लोगों से ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसे समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल्स पर्सन है, मार्केटिंग मैनेजर इसे कह रहा है तुमने बस सामान बेचना है, चाहे तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी क्यों ना देना पड़े, दे देना। ये मार्केटिंग मैनेजर है। और फाइनेंस मैनेजर कह रहे हैं नहीं नहीं, पैसे कम है, पैसे बचाने हैं, तुम 5% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दोगे। अब ये कहेगा मैं किसकी बात मानूं? तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वायोलेट हो रही है। तो इससे क्या होगा? डोसा होगा। डोसा होगा मतलब क्या? डिसिप्लिन खराब होगा। डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा डिसिप्लिन। ऑर्डर डिस्टर्ब, स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। ये कहेगा यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समझ तो आता नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ,
स्टेबिलिटी वुड बी थ्रेटन्ड और अथॉरिटी इज अंडरमाइंड। देखो, ये सोचेगा ये बॉस कैसे, इनको खुद ही कुछ नहीं पता, खुद ही इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसकी नजरों में इनकी अथॉरिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी कि ये कैसे बॉस है, इनके बीच में खुद ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो अथॉरिटी इज अंडरमाइंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मान लीजिए मैं, मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, तो एक पेन का रिफिल क्या दूसरे पेन में फिट हो जाना चाहिए इफ इट इज द सेम टाइप? यस, सभी पेन्स का डायमेंशन साइज सेम होना चाहिए, इवन इंक का कलर भी, इफ इट्स अ ब्लू इंक सभी की इंक भी सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप पार्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हो अगर है स्टैंडर्डाइजेशन। यू हैव टू मेक अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, if you do that you can interchange the parts. ठीक है, this is a very important statement from, let's see, right from the procurement of raw materials till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of method study. Sorry, every activity is a part of method study, one best way of doing a job. फोर्ड मोटर्स ने बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था इसे, मेथड स्टडी को। दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। ओके, एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूअस वैरायटी साइजेस एंड डायमेंशंस, इंपॉर्टेंट लाइन है, इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, एक केस स्टडी भी थी इससे रिलेटेड कि आप टी मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, और आपने जो उनके पैकेट्स बनाए ना, पैकिंग्स, वो ऐसे बनाई, 1/2 kg, 1 kg, 1.5 kg, फिर 1.75 kg, फिर 2 kg, फिर 2.5 kg, 2.75 kg। क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे बिना बात के इतनी वैरायटीज आपने रखी हुई हैं, इनको मैनेज करना भी तो मुश्किल है। तो जो बिना बात के आपने इतनी सारी वैरायटीज रखी हुई हैं, साइजेस रखे हुए हैं, उनको एलिमिनेट करो, काम को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, all right then, nature of principles of management, important topic again। इसका हमने निमोनिक बनाया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ ने फ्रेग्रेंस गार्डन में फ्लावर्स उगाए। ठीक है, मेनली बिहेवियरल जो प्रिंसिपल्स है ना, वो ज्यादा ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं, तो उनके बिहेवियर से डील करते हैं, दैट इज वाई मेनली बिहेवियरल। कॉन्टिंजेंट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उनकी एप्लीकेशन डिपेंड करती है प्रिवेलिंग सिचुएशन पे, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस पे। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि रेम्यूनरेशन जस्ट और फेयर होनी चाहिए, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर डिपेंड्स। कंट्रीब्यूशन क्या है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी क्या है, और प्रिवेलिंग वेज रेट कितना है मार्केट में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है। मैंने अगर पेन ड्रॉप किया तो वो नीचे ही जाएगा, एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इतना परफेक्ट तो नहीं होता, बट हाँ, यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्डर मेंटेन करोगे, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, तो आपका काम ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है, अगर ये होगा तो उसका रिजल्ट ये होगा। बट लाइक आई सेड, मैनेजमेंट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इतना ज्यादा परफेक्ट तो नहीं होता जितना साइंस में होता है, बट फिर भी होता है। जैसे अगर आप रेम्यूनरेशन अच्छी दोगे अपने एम्प्लॉयज को, तो देयर विल बी अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर, देयर विल बी स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबल, यस, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, they are not rigid prescriptions which have to be followed absolutely, कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी और बस उसी को फॉलो करना है। नो, they can be modified according to the situation. Then general guidelines, principles of management do not provide ready-made straitjacket solutions to all managerial problems. Why not? Because ये भी ध्यान से सुन लो, real business situations are very complex and dynamic, इसलिए ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक रेडीमेड सॉल्यूशन आ गया अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो। बट डूबते को तिनके का सहारा,
Sometimes even a small guideline can be very helpful. ओके, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये तो आपको पता ही है, जैसे टेलर ने तो बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और फ्योल के प्रिंसिपल ज्यादा पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दीज प्रिंसिपल्स apply to all types of organizations, business as well as non-business, private, public, manufacturing, service. But yes, the extent of their applicability differs. ओके, डुअल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड. यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक पर्सन है, इसे इससे भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इस पर्सन से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं अबाउट द सेम थिंग, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा. तो यहाँ पे ये पर्सन दो लोगों के लिए सबॉर्डिनेट है, सो डुअल सबॉर्डिनेशन इट शुड बी अवॉइडेड. यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड है. नाउ अनदर प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म उनको सेम सेम से लगते हैं, और उनका कोई कसूर भी नहीं है क्योंकि वो सिमिलर है. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में स्ट्रेट लिखा हुआ है दैट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. तो कंफ्यूजन हो जाती है. बट इस कंफ्यूजन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको ना सेंटेंसेस देखने पड़ेंगे, कौन सा सेंटेंस किस प्रिंसिपल में है. तो इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया. There should be almost an equal division of work and responsibility between workers and management. All day long, the management should work side by side with the workers, helping them, encouraging them, and smoothing the way for them. ऐसा नहीं है कि मैनेजर तो अपने ऑफिस वाले कमरे में बैठा रहे और वर्कर्स बेचारे गर्मी में काम कर रहे हैं. उसे भी उनके साथ जाना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए. तो ये कहाँ है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ओके, देन द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू, मतलब वही वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर वन एंड द सेम. एक की प्रोस्पेरिटी दूसरे की प्रोस्पेरिटी के बिना ज्यादा देर तक नहीं चल सकती. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ठीक है. देन ये वाला, workers should be part of the management. If any important decisions are taken, workers should be taken into confidence. एक open communication system होना चाहिए. Cooperation, not individualism. Okay. Then management should share the gains of the company, if any, with the workers. इसकी एक photo भी दी हुई है ना, एक picture दी हुई है. At the same time, workers should work hard and be willing to embrace change for the greater good of the company. तो harmony, not discord. यहाँ पे गेन वर्ड आ रहा है और पहले प्रोस्पेरिटी था ना, तो दोनों एक ही बात हो गई. दोनों हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से रिलेटेड है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल रेवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल के लिए ये निमोनिक बनाया है हमने, दादू, सो यू सी क्रिस. वेरी सिंपल. Division of work, authority and responsibility, discipline, unity of direction, stability of personnel, order, unity of direction, scalar chain, equity, aspirate corp, centralization, decentralization, remuneration of employees, initiative, subordination of individual interest to general interest. Work study techniques. देखो जहां पे भी स्टडी वर्ड आ रहे हैं ना टेक्निक्स में, उन्हें वर्क स्टडी टेक्निक्स कहते हैं. मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटीग स्टडी. Alright, then Taylor के 4 principles हैं. Principles of scientific management: science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. तो इस principle में mainly 3 बातें हैं, इसी से कवर हो जाता है. एक तो हर पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए. क्या आप बता सकते हो ये बात कहीं ना कहीं फ्योल ने भी कही है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में, that employees should be selected after due and rigorous procedure, but once selected they should be kept at their post or position for a minimum fixed tenure. So scientifically select करो, अच्छे से उनको select करो. Then उनको जो काम दे रहे हो वो उनकी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग दो. अगर आप ऐसा करोगे तो वो अपने लिए भी ज्यादा पैसे कमा पाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर. ठीक है. ऑलराइट. टेलर चाहते थे कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए. एफिशिएंट वर्कर्स को हम पर यूनिट ज्यादा पे करेंगे और इनएफिशिएंट वर्कर्स को पर यूनिट कम पे करेंगे. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. Alright then, significance of principles of management. Now,
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर पॉइंट के अंडर भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में जहां पे भी कोई एग्जाम्पल है, मेक श्योर टू डू इट वेरी नाइसली, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं a lot of times. तो इसका निमोनिक हमने बनाया FMS POM. FMS is one of the best B schools in Delhi, और अगर आपका एडमिशन हो गया FMS में MBA के लिए, तो वहां पे आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो FMS POM. F से हो गया फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि बदलते हुए समय के साथ साथ इन प्रिंसिपल्स का जो मीनिंग है वो भी बदल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इक्विटी वर टू अप्लाई टुडे, इक्विटी में हम बोलते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेल फीमेल में, या रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे. बट इक्विटी का और भी मतलब क्रिएट हो गया है बदलते हुए समय के साथ, जैसे वैल्यू टू द कस्टमर, टू बिजनेस एसोसिएट्स, केयर फॉर द एनवायरनमेंट. तो इक्विटी मतलब हम कहते हैं ना जस्टिस और काइंडलीनेस इन आवर बिहेवियर. तो ये सब चीजों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी, तो बदलते हुए समय के साथ साथ इन प्रिंसिपल्स का मीनिंग भी बदल रहा है. इट इज अज्यूमिंग न्यूअर एंड कंटेम्प्रेरी मीनिंग्स. इसमें भेल का भी एग्जाम्पल गिवन है और लिज्जत पापड़ का भी. देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. अगेन जैसे हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, तो ये हमें अलाउ करते हैं कि हम चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ खुद को बदलें. जैसे कंपनीज अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स करने लगी हैं. नॉन कोर मतलब जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है दैट इज गिविंग मेडिकल ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स. बट इसके अलावा आपके और भी काम होंगे. एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यू नीड पीपल, मे बी आपका सोशल मीडिया है उसको हैंडल करने के लिए भी लोग चाहिए, आपको कोई मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए. तो ये सारी चीजें हो गई आपके लिए नॉन कोर, इनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं. तो आउटसोर्सिंग की बात की है, एग्जाम्पल देख लेना. साइंटिफिक डिसीजंस, प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने डिसीजन साइंटिफिकली लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक rather than blind faith. Providing managers with useful insights into reality. अगर मैनेजर्स फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स को तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और रेकरिंग प्रॉब्लम्स को वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है ये कि इन्हें आजकल बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है. वी हैव सच रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट इन आवर कंट्री, IIMs बीइंग द प्रोमिनेंट वंस. तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है. देन quickly, then manager should not fall into temptation of misusing his or her powers for family or individual benefit. ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के लिए अपनी पावर्स का मिसयूज करें. आप एक एग्जाम्पल सेट करें लोगों के लिए, मतलब आपके सबॉर्डिनेट्स के लिए. तो दैट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. मीनिंग आपने अपने बारे में बाद में सोचना है, पहले आपने सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है. देन टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स, to determine the number of workers that you need, to frame suitable incentive schemes, to develop labor cost. कई बार ये MCQs में आ सकता है. Alright, most large companies like Nokia, Toyota, Microsoft have successfully implemented. ये स्टेटमेंट भी आपके NCERT में गिवन है. एंड मैंने आपको क्यों दिखाई, एक बार क्वेश्चन आया था कि कोई ऐसी टेक्निक है जो एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने, एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने और एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट की है. सो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, तो इसका आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. रूल ऑफ थंब क्या होता है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. मतलब अपने जुगाड़ मत लगाओ, हिट एंड ट्रायल मत करो, साइंटिफिक तरीके से काम करो. सो जब हम हिट और ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल, तुक्का लग गया तो लग गया, दैट इज रूल ऑफ थंब. ये नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर. वेरी सिंपल, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड. कम से कम एम्प्लॉयज छोड़कर जाएं.
क्योंकि फिर क्या होता है, नए लोगों को रिक्रूट करोगे, ट्रेन करोगे, उसमें बहुत टाइम, एफर्ट और पैसे जाते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देन एक बॉक्स में आपके कुछ मॉडर्न बिजनेस टर्म्स दी हुई हैं। वैसे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने एक बार आपको दिखाना है यहाँ पर, बिकॉज यू नेवर नो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 80 on 80, तो पूरा प्रिपेयर करके जाए। काइजन एक वर्ड है, जापानीज वर्ड है, सिंपल रख रहे हैं। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हम अपने जीवन में भी इसे यूज हमें करना चाहिए। वी शुड कॉन्टिन्यूअसली इम्प्रूव एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। सो काइजन। देन सिक्स सिग्मा होता है कि हमें इनएफिशिएंसीज को कम से कम करना है, डिफेक्ट्स को कम से कम करना है। देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। सिक्स सिग्मा। ऑल राइट। देन हम कह रहे थे ना अभी, टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कहीं ना कहीं वो एक ही बात कहते हैं, बट एक जगह बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है उनके प्रिंसिपल्स में। लाइक फ्यूल कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर्स नहीं मिलने चाहिए। बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट टेलर फॉलो कर रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में, जहां वर्कर्स को 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इट इज अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन बताएं फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल्स में, वैसे ये प्रिंसिपल नहीं है, टेक्निक है, बट दैट्स ओके। तो दिस इज द आंसर, फंक्शनल फोरमैनशिप। फिर एक टर्म है लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब बेसिकली होता है वेस्टेजेस कम से कम करनी है। 7 वेस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आपको वो वेस्ट क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है, बट वेस्टेज कम करनी है। टोटल 7 वेस्ट उन्होंने बताए हैं। इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन टाइम कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी। सिंपल। देन ये एक इंपॉर्टेंट बनता है एक्चुअली, और इग्नोर हो जाता है बच्चों से। फ्यूल वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये एमसीक्यू में आ गया कि बताओ फ्यूल ने कौन सा आइडेंटिफाई नहीं किया था फंक्शन, तो स्टाफिंग हो गया ना आंसर, क्योंकि स्टाफिंग एक ज्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ओके ओके, जो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स है ना, फ्यूल एक फ्रेंच नेशनल थे, ही वाज अ फ्रेंच मैन। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स फ्रेंच बुक में, मतलब फ्रेंच में लिखी हुई थी एक बुक, उसमें पब्लिश कर दिए थे 1917 में। बट इंग्लिश में जो उनकी बुक आई थी वो आई थी 1949 में। अच्छा, बता सकते हो 1949 में कुछ और भी हुआ था, आपने रिसेंटली पढ़ा है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके। और जो टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुक थी वो पब्लिश हुई थी 1911 में, एंड टेलर वाज एन अमेरिकन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। तो उन्हें साइंस से बहुत प्यार था, आप देखते ही हैं। ऑलराइट, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, वो वही जो मॉडर्न बिजनेस टर्म्स है ना, उसी में कि ये कहते हैं कि हमें ज्यादा इन्वेंट्री ना रखनी पड़े, ऐसा काम करो, क्योंकि इन्वेंट्री रखने की बहुत सारी कॉस्ट भी होती है। सो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, जब जरूरत पड़े तभी मंगवा लो। इसके लिए हम फॉलो करते हैं कनबन। कनबन एक तरह की टेक्निक है जिसमें हम विजुअल सिग्नल्स, जैसे आप भी अपने स्टडी टेबल के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाते हो ना, क्या क्या काम आपको करने हैं, उसी तरह कुछ विजुअल सिग्नल्स की मदद से हम देखते हैं, अच्छा इस स्टॉक की कमी हो गई है, अब हमें ये ऑर्डर करना है, या ये स्टॉक अभी हमारे पास सफिशिएंट है। सो वी यूज Kanban, which is the help of visual signals, to reduce the amount of inventory that we require. Okay, then टेक्निक्स क्या होती हैं और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? टेक्निक्स होते हैं प्रोसीजर्स, या इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, पहले ये करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। और प्रिंसिपल्स होते हैं गाइडलाइंस टू टेक एक्शंस। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू कोई ऐसी चीज है जिसके साथ मॉरल अटैच हो जाते हैं, मॉरल्स, जैसे मॉरल वैल्यूज होती हैं। तो आप बताओ, क्या बिजनेस करते हुए हम मॉरल वैल्यूज को या वैल्यूज को भूल जाएं? चलेगा? नहीं, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। तो बिजनेस करते हुए हम वैल्यूज को नहीं भूल सकते। दैट इज इंपॉर्टेंट।
Alright, chaps. So ये थे important points from your chapter 2 Principles of Management. I hope this video helped you. If it did, please like the video and subscribe to our channel. अभी सभी chapters के keywords आने वाले हैं. I'm sure ये आपको case studies में बहुत help करेंगे. अगर कर रहे हैं help तो मुझे बताओ comment section में. चलो मिलते हैं अगले video में.